हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूनिट थर्ड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन का सेकंड पार्ट बताऊंगी। जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें आपने जो पढ़े थे कंटेंट्स, वो इंट्रोडक्शन थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, सेव वाटर सोर्सेज, वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड टेस्ट, एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब इस यूनिट में हम सेकंड पार्ट, जिसका नेक्स्ट जो बचा हुआ हिस्सा है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये सब आपका जो आपको बुक्स अवेलेबल, बुक्स आपको दी गई है, जो आपके पास प्रेजेंट में है, जो भी आपके पास मैटर है, वो सब उसी में से ही लिया गया, उसी में से आपका जो कंटेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ और पढ़ाऊँगी, वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ जो आपके पास ऑलरेडी सिलेबस में अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए, और जो भी आपके पास मैटर अवेलेबल है उसमें एक बार रीड कीजिए, बस ओनली वन टाइम। देन आप उसको समराइज़ कीजिए कि जो मैंने पढ़ाया है वो और आपने जो पढ़ा है वो कितना मैच कर रहा है, और आप उसको कितना जल्दी समझ पा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जितना मैं आपके लिए ट्राई कर रही हूँ कि आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे बस सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और किस तरह से समझना है, किस तरह से पढ़ना है, और आप अच्छे से इस यूनिट के साथ साथ कंप्लीट आपकी तैयारी कंप्लीट करते जाइए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको नेक्स्ट इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ कि आपका नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स हैं वो है एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन एक्सीडेंट एंड सीवेज डिस्पोजल, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा, ह्यूमन एक्सीडेंट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, सीवेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, एंड कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ये इस यूनिट में कवर करेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट पाया जाता है वो क्या होती है? एयर। लेकिन जो हमारे बिल्कुल जो फिज़िकल एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, जैसे कि जो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, जैसे वॉल्केनोज, ऐश, डस्ट, और मैन मेड पॉल्यूटेंट जैसे इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर से जो फ्यूम्स, धुआं निकलती है, ठीक है, उनकी वजह से जो हमारी एयर है वो पॉल्यूटेंट हो रही है, पॉल्यूशन हो रही है। उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा हैज़ार्ड्स, इल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि एयर पॉल्यूशन के मेनली सोर्सेज क्या क्या हैं। जो डोमेस्टिक सोर्स है वो बर्निंग ऑफ फायरवुड, कैरोसिन ऑयल, कोल। इंडस्ट्रियल सॉइल सोर्स, फैक्ट्रीज ऑफ आयरन, स्टील, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। व्हीकल सोर्स, मोटर व्हीकल, रेलवे, शिप, एयरप्लेन्स। मिशेलियस, टबैको स्मोकिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, फॉरेस्ट फायर, बर्निंग ऑफ रिफ्यूज, डस्ट स्टॉर्म, ओशन स्प्रेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारी एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ पर। तो जो इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कंजक्टिवा में इरिटेशन होना, नोज थ्रोट में, है ना, एलर्जिक राइनाइटिस होना, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इनकी वजह से सफोकेशन एंड डेथ हो सकती है, जैसा कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा होगा। नेक्स्ट जो डिलेड, जो देरी से इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिक्टेसिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, और इवन लंग कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। और ग्लोबल इफेक्ट्स क्या होता है? जो हमारे पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मेनली जो इफ़ेक्ट है वो एसिड रेन होता है। एसिड रेन क्या होता है? रेन तो हम जानते हैं कि हम बारिश, लेकिन उसमें एसिड और जुड़ गया। तो एसिड मतलब ये होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो नाइट्रिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेसिपिटेट रूप में, मतलब एक वेपराइज फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब हवा के थ्रू एयर में हमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये एसिड। अब ये एसिड आता कहाँ से? ये इंडस्ट्रियल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल होती है, कंपनी होती है, वहाँ से जो गैस निकलती है, जो हमारी बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसको एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे क्या होते हैं, वेपराइज प्रेसिपिटेशन रूप में वो वहाँ कलेक्ट होने लग जाती है, और फिर उसके बाद जो रेन आती है वो कंप्लीट क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। जो नॉर्मली रेनी वाटर होता है उसका पीएच नॉर्मली 6.5 to 8 होता है, लेकिन जो एसिडिक रेन होती है उसका पीएच लेवल लेस देन 4.5 होता है। अब लेस देन 4.5, आपको पता है कि ये पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एसिडिक नेचर क्या करता है, कम्प्लीटली हमारे जो ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको कंप्लीट किल कर देता है, उनका कंप्लीट, उनकी ऑक्सीजन जो प्रकृति कंप्लीट उनको डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम रोकें। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रोसेस है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है,
लॉन्ग हीटिंग, जो हमारा अर्थ है वो कंप्लीट बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा मिलती जा रही है, उसकी जो लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी अर्थ पर। तो इन सब को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयर पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है मेनली जो इल इफ़ेक्ट हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी हेल्थ पे वो हैं। ठीक है, अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं एयर को, तो कुछ एक्ट है उनको फॉलो करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। या जनरल मेजर्स है ट्रैफिक कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, ना क्रिएट ग्रीन बेल्ट, ग्रूमिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। ग्रीन बेल्ट मतलब ये होता है कि आपको जगह जगह पेड़ लगाना है, ग्रीनरी लैंड बनाना है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा करना है, हर जगह आपको ट्रीज़ को लगाना ही है। ठीक है, ये एक तरीका ग्रीन बेल्ट एक कैंपेन दिया गया है जिसके थ्रू हमें बताया गया है कि आपको पेड़ को बचाओ, पेड़ को मत काटो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए। ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, लाइट को बिना मतलब नहीं चलाइए, रिसाइकल एंड रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फैंस यूज़ कीजिए, फिल्टर्स और जो चिमनीज़ हैं उनको कम से कम यूज़ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको एयर पोल्यूशन को रोकने के कुछ प्रिवेंशन मेजर्स बताए गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, साउंड जो हमारे लिए अनवांटेड हो, डिस्ट्रप्टिव हो, हार्मफुल साउंड हो, जो हमें इम्पेयर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है हियरिंग में, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वर्क बिल्कुल डिक्रीज जा रहा है, वो क्या कहलाता है, नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या क्या कारण होते हैं नॉइस पोल्यूशन के, मोटर व्हीकल ऑन रोड, बर्स्टिंग ऑफ क्रेकर्स, लाउड स्पीकर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, टीवी एट हाई वॉल्यूम, हैंड मिक्सर एंड हेलीकॉप्टर के साउंड, ये क्या है, सोर्सेज हैं। अब क्या इफेक्ट पड़ता है नॉइस पोल्यूशन का, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल। अब कोई भी साउंड अगर आपके कान में तेजी से चलेगा तो आपको क्या क्या होगा, इरिटेशन होगा, हाँ, हियरिंग लॉस होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, सीवियर डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब चीज़ें क्या है, नॉर्मल इफेक्ट है। ये सब आपने पॉल्यूशन 10th 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आपको एक समराइज में एक जस्ट क्या पता होना चाहिए, तो वही सिमिलर पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना है कि क्या होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी में बहुत मोस्टली पाया जाता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब प्रिवेंशन क्या करेंगे नॉइस पोल्यूशन के लिए, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए वो फॉलो करना है। उसके अलावा जो भी न्यू मशीन्स बने वो नॉइस प्रूफ हो, साउंड प्रूफ हो, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। ठीक है, और लाउड स्पीकर को जितना हो सके हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, साउंड इफेक्ट जो भी लाउड नॉइस पे वो अवॉइड करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए। ये सब क्या है, प्रिवेंशन है नॉइस पोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सीवेज डिस्पोजल। अब आएगा सॉलिड वेस्ट, हमने सब कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या होता है हमारे पॉल्यूशन वगैरह है। अब आता है सॉलिड वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है गार्बेज, रबिश या रिफ्यूज़, जिसे हमें हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अनयूज्ड है, यूज़लेस है, जिसका कोई काम नहीं है, प्रॉफिटलेस है, उन सबको हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। अब वेस्ट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, नॉन लिक्विड होता है, नॉन सॉल्युबल मटेरियल होता है, जो म्यूनसिपल गार्बेज या इंडस्ट्रियल एरिया या हॉस्पिटल एरिया से निकलता है, वो क्या कहलाता है, सॉलिड वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे सीवेज स्लज। सीवेज क्या होता है, जो सीवेज मतलब जो बाहर जो गंदगी के पाइप वगैरह होते हैं, सीवेज पाइप जिसे बोलते हैं ना, उसमें जो गंदा पानी और गंदा जो सॉलिड मटेरियल निकलता है ना। स्लज मतलब जो आपका लेड बाथ का जो लेड का आपका जो गंदा मटेरियल होता है उसको हम स्लज कहते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जो भी एग्रीकल्चर के दौरान गंदा मटेरियल, जैसे जो एनिमल्स है उनको नहलाते वक्त, या एनिमल्स का गंदा जो भी मटेरियल है वो सब। ठीक है, डिमोलिशन जो कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान जो मटेरियल बचता है वो, और माइनिंग मतलब जो कंपनीज़ के अंदर माइंस वगैरह जो सब यूज़ होता है, वो वेस्टेज जो पड़ा रहता है वो माइनिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये सब क्या सॉलिड वेस्ट है। अब सॉलिड वेस्ट के भी कुछ टाइप्स है, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैज़ार्डस वेस्ट कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट जिसको हॉस्पिटल और इन्फेक्शियस वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, हाउस होल्ड वेस्ट भी उसे कहते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डेब्रिस जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सैनिटेशन मतलब जो भी आप सफाई वफाई के दौरान या और किचन में काम करते वक्त या नहाते वक्त जो भी बाथरूम का पानी वगैरह सॉलिड मटेरियल निकल रहा है वो सब। ठीक है, जो स्ट्रीट से जो मटेरियल आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट जो है इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल से जो निकल रहा है हैज़ार्डस, जो टॉक्सिक मटेरियल भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो क्या कहलाता है, हैज़ार्डस।
वेस्ट कहलाता है। और लास्ट है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट मतलब जो भी डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे निडल है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, कल्चर है, मेडिसिन है, केमिकल वेस्ट, ये सब किस में आता है? हॉस्पिटल वेस्ट में आता है। डिस्पोजेबल सिरिंज है, स्वैब्स, बैंडेजेस, बॉडी फ्लूइड्स, ये सब, ये सारा चीज़ें क्या आती है? ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब क्या है? सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस है और सीरियस इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे एज वेल एज एनवायरमेंटल हेल्थ पर। ठीक है, अब है क्या क्या इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन पर, हेल्थ इजार्ड और एनवायरनमेंट पे। तो जो सॉलिड वेस्ट है किस तरीके से अपनी हेल्थ पे इफेक्ट करता है कि अगर इस सॉलिड वेस्ट कंटिन्यू अगर एक जगह एक्युमुलेट करते गए तो उससे क्या बहुत एनसेंट्री कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, एपिडेमिक आउटब्रेक्स मतलब बहुत ज़्यादा उससे इन्फेक्शियस डिजीज़ पैदा हो सकती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कॉलेरा है, डायरिया है, डिसेंट्री है, प्लेग है, जॉइंटिस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ बहुत फैल सकती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया गया, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट में कुछ भी इम्प्रॉपर तरीके से हुआ तो भी हमें क्या हो सकता है? उससे बहुत बुरा हेल्थ रिजल्ट्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल में क्या इफेक्ट हो सकता है? वही चीज़ है कि जो अगर कंटिन्यू हमने कहीं एक जगह उसको इकट्ठा करने दिया तो बहुत गंदी सड़न आ सकती है, डिकम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, और सड़न पैदा हो सकती है, और सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या है? गंदी बदबू आना, और ये सब चीज़ें कॉमन है, तो इस वजह से एनवायरमेंटल भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वेस्ट मैनेजमेंट के 4R कॉन्सेप्ट हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जस्ट समराइज कर देती हूँ कि 4R रिफ्यूज़। फर्स्ट रिफ्यूज़ कीजिए जितना हो सके आपको वो मटेरियल, मतलब जो भी आपको पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है उन चीज़ों को बहुत कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी हो रहा है तो उसको रीयूज़ कीजिए या रिसाइकिल एंड देन रिड्यूस। इस तरीके से 4R हैं जिनको आप थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए। रिफ्यूज़ मतलब होता है कि अगर इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर, आपको न्यू कंटेनर यूज़ करने की बजाय आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड है रीयूज़। रीयूज़ मतलब जो आपके पास जैसे कि कोई आपने कोई बॉटल कोई ड्रिंक वगैरह की कैन लिया, बॉटल लिया, तो आप उसको डिस्कार्ड करने की जगह आप उसको घर में होममेड आइटम बना लीजिए, जैसे कि स्मॉल वेस है, पेंसिल स्टैंड है, इस तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ना कि उसका पॉल्यूशन फैलाने के लिए आप उसको बाहर फेंकना है। ठीक है, रिसाइकिल मतलब कि जो भी आपको जैसे शॉपिंग बैग है ना, जो जूट वगैरह से या कॉटन क्लोथ से बने हैं उनको हम बार बार रिसाइकिल से यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ करनी पड़े। ठीक है, रिड्यूस मतलब जितना हो सके आप अननेसेसरी वेस्ट जो कि हमको नहीं चाहिए फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती ले रहे हैं, तो ऐसा चीज़ हम कम से कम यूज़ करें। तो ये 4R हैं जिनकी वजह से हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कंट्रोल मेजर्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या 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 है? फर्स्ट है कलेक्शन, प्रॉपर कलेक्शन अच्छा तरीके से होना चाहिए। सेकंड डिस्पोजल, और थर्ड है यूटिलाइजेशन। इनको फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट कलेक्शन में ये आ रहा है कि जो भी कलेक्शन है वेस्ट है, गैदरिंग कर रहे हैं वेस्ट का, प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग करना और कलेक्शन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कलेक्शन कैसे करना है? जो भी हैज़ार्डस वेस्ट और नॉन हैज़ार्डस मटेरियल को अलग अलग आपको कैरी बैग में अलग अलग लेना है। ठीक है, अब डिस्पोजल करने का क्या तरीका होता है? जो भी हम डिस्पोज कर रहे हैं आइटम को, उनको तरीके से और प्रॉपर हैंडलिंग के थ्रू करना चाहिए, प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए। इनके कुछ प्रोसेस जैसे कॉम्पैक्शन, इंसरेशन और मैनुअल सेपरेशन। ठीक है, अभी कॉम्पैक्शन मतलब होता है कि मतलब जो भी मटेरियल हम ले जा रहे हैं उसे कॉम्पैक्ट मतलब एक प्रोसेस है, मतलब जो भी जैसे मटेरियल बहुत सारा है हम उसको जितना हो सके श्रेड कर दीजिए, टीयर कर दीजिए, ताकि वो एक साथ प्रेस कर सके, और जितनी ज़्यादा वो जगह ले रहा है वेस्ट वो उतनी ना लेके एकदम कम जगह में ही उसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, इंसिनेशन एक थर्मल ट्रीटमेंट है। थर्मल मतलब हाईली टेम्परेचर पे उसको एशेज़ के रूप में कन्वर्ट करा कर उसको जो भी लैंडफिल के अंदर डाल दिया जाता है वेस्ट के अंदर। ठीक है, और मैनुअल सेपरेशन मतलब मैनुअली उसको अलग अलग, जैसे हैज़ार्डस, नॉन हैज़ार्डस, इन सबको मैनुअली सेपरेट करके उनको अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस तरीके हमने कलेक्शन कर लिया, डिस्पोजल कर लिया। अब यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मतलब होता है जो भी हम वेस्टेज मटेरियल है उनको हम किसी तरीके से किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे इसको कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि जो भी जो गंदा वो होती है, गंदा स्लज होता है, जो गंदा मटेरियल एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आता है, फिर उसको डिकम्पोजिंग किया जाता है। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको हम एक खाद या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट हैं उसको किसी एक इकोनॉमिकली हम उसको कुछ और तरीके से यूज़ करके हम उसको इकोनॉमिकली तरीके से कहीं सेल कर सकते हैं या अपने खुद भी यूज़ कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी जनरेट कर सकते हैं मेनी यूज़फुल प्रोडक्ट उनके द्वारा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट एक समराइज में बता रहे हैं इसके अंदर कि हमें क्या करना है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग, ये सब एक कम्प्लीटली हमें क्या होना चाहिए, स्किल्ड ट्रेनर के द्वारा अच्छे से होना चाहिए और हमको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हैज़ार्ड से बचा सकते हैं, ठीक है। अब डिस्पोजल के कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट है लैंडफिल्स, जो एक मतलब एक प्रॉपर लैंड होती है, वहाँ पे जाके जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल है वहाँ जाके आपको उसको वहाँ पे डिस्पोज कर देना है, ठीक है। और बोरोपिट्स मतलब खड्डे खोद के उसमें भर के उसको अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से कुछ मेथड के है डिस्पोजल के जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक वन साइड आपको लैंडफिल दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से बहुत आउटसाइड एरिया में लैंड है जहाँ पर हम सारा जो भी वेस्टेज मटेरियल वहाँ डाल देते हैं, वहाँ डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका डिस्पोजल मेथड है। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मैंने आपको बताया कि जो हाईली थर्मल टेम्परेचर के ऊपर हमें इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि हाईली टेम्परेचर में उसको डाल देते हैं ताकि वो जितना भी उसका हैज़ार्डस और इन्फेक्शियस है वो ख़त्म हो जाए और वो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ के लिए हैज़ार्डस ना हो। और थर्ड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जो भी हम वेस्टेज मटेरियल जिस अगर उसका यूज़ हो सकता है तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यूज़ या फिर कुछ अलग से कुछ उस वेस्ट मटेरियल का कुछ अच्छा कुछ यूज़ करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये मेथड है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की जो मटेरियल है ना, कैंस वगैरह है, उनका कुछ और क्या यूज़ कर सकते हैं। कॉपर का जैसे वायर बना सकते हैं, स्टील के कैंस बना सकते हैं हम, पॉलीथीन है, ग्लास बॉटल्स, जार हैं, ये पेपर बोर्ड, कार्टून्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लाइक कॉर्गेटेड फाइबर बुक्स, ये सब क्या हैं, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट हैं जिससे क्या हम कुछ ना कुछ आर्टिकल्स या प्रोडक्ट बना सकते हैं इन प्रोडक्ट के वेस्ट प्रोडक्ट डालने से अच्छा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्लांट मटेरियल, फूड स्क्रैप, पेपर प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हैं इनका क्या कर सकते हैं हम, डीकम्पोज करके बायोलॉजिकल मतलब इनके खाद या फिर नेचुरल रिसोर्सेज बना सकते हैं जिसके थ्रू प्लांट और ट्रीज क्या हो सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। इनसे हम क्या बना सकते हैं, बायोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रोसेस करके, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, गैसेस वगैरह है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या एक नेक्स्ट मेथड है कि क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ हम कर रहे हैं मटेरियल का जो वेस्ट है उसको कम से कम अवॉइड करें या रिडक्शन करें, या फिर उसको अगर कर रहे हैं तो उसे क्या कर सकते हैं, रीयूज़ या रिपेयरिंग करना है हम, या डिज़ाइन ऐसा करना है कि उसको हम किसी और चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनका हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अवॉइड करिए या रिडक्शन कीजिए या फिर यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटर डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। अब जो हमने सॉलिड वेस्ट तो पढ़ लिया, ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटा भी आता है जो स्लज के रूप में स्लज के रूप में उसका नेम है, ठीक है। लेकिन अब उसका डिस्पोज कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो इस आगे इस टॉपिक में हम समझते हैं। अब जो भी हम ह्यूमन एक्सक्रीटा और डिस्पोजल जो मैनेजमेंट है उसमें ऑलरेडी ओनली वन इंडिविजुअल के एक्शन भी पार्टिसिपेट करते हैं और कम्युनिटी एक्शन भी करते हैं। तो इंडिविजुअल को क्या क्या ध्यान रखना है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा के डिस्पोजल और मैनेजमेंट कर सके। जो भी सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक क्या होता है मैं आगे बताऊँगी। उसको कंटिन्यू आपको 2 to 5 ईयर में कंटिन्यू उसको मैनेज करना है, क्लीन करवाना है, ठीक है। और वाटर सेविंग जो डिवाइसेस हैं उनका मतलब वाटर यूसेज जो करते हैं उनका कम से कम इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। सेप्टिक टैंक में कोई एडिटिव्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है ड्रेन फील्ड एरिया को कि वो डैमेज ना हो व्हीकल्स या हैवी एनिमल्स और कंस्ट्रक्शन के द्वारा, और रिपेयर करवाना है अपग्रेड सिस्टम को, जो भी इंस्पेक्शन का चल रहा है या कुछ भी उसमें गड़बड़ हुई या कुछ भी उसमें लीकेज वगैरह है तो उसको रिपेयर करवाना है। और कम्युनिटी का क्या एक्शन रहेगा
कि आपको परमिट करनी है, इंस्पेक्शन करना है कंटिन्यू कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन है या नहीं, सेप्टिक टैंक का, सीवेज वगैरह या गंदा पानी क्या है, बाहर तो नहीं आ रहा है, लैंड एरिया पे तो नहीं फैल रहा है ना, उसको हम कंटिन्यू उसको एक सीवेज मतलब एक नालियों के थ्रू हम उसको एक प्रॉपर ड्रेनेज में ही डालें, कोई इधर उधर गंदगी मतलब एक जगह इकट्ठा ना हो। इस तरीके से हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, एजुकेट करना है पब्लिक को कि सेप्टिक सिस्टम होता क्या है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और हैज़ार्डस जो एडिटिव्स हैं क्लीनर्स में, उसको अपन को बैन करना है कि हमको वो यूज़ नहीं करने हैं। होम को कनेक्ट करना है जो सेंट्रल सीवर्स और जो सेंट्रल सीवर्स पाए जाते हैं उनमें जो भी होम का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कनेक्ट करवाना है, ठीक है। एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे कि सैंड फिल्टर है, ये सब आपको यूज़ करने से पहले आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करना है और ट्रेंड करना है। जो भी सेप्टिक सिस्टम को यूज़ करना है उसको एक बार ट्रेंड और स्किलफुल पर्सन से ट्रेनिंग दिलवानी है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि हमको ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब पहले बात है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल होता क्या है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है जो कि ह्यूमन वेस्ट कहलाता है ना, लिक्विड वेस्ट जो जो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट होता है, गंदगी होती है जिसके थ्रू बहुत इल इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। ये सब क्या कहलाता है, जो फीसिस और यूरिन होता है ह्यूमन का, वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीटा कहलाता है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा कहते हैं। लेकिन जो इसमें भी अलग अलग डिफरेंस है, जो मिक्सचर होता है ह्यूमन वेस्ट का और वेस्ट वाटर का, उसको हम बोलते हैं सीवेज। मतलब जो ह्यूमन जो लैट्रिन है और जो गंदा पानी है उसको हम सीवेज कहते हैं। और जो सुलेज होता है, ठीक है, एक ही सीवेज का अगर अगर और सुलेज में अगर डिफरेंस आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि सीवेज होता है ह्यूमन वेस्ट और वेस्ट वाटर, उसको हम सीवेज कहते हैं जो नालियों में, गंदी नाली में बहता है, ठीक है। और सुलेज क्या होता है, जो भी ऐसा पानी जो बाथरूम और किचन से निकल रहा है, ठीक है, उसमें ह्यूमन वेस्ट नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ओनली गंदा पानी आएगा, ठीक है, जो बाथरूम और किचन से निकलता है उसको हम बोलते हैं सुलेज, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंस है। जो भी अब इसका जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो लिक्विड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब एक तरीके का क्या होता है, जो एक्सक्रीटा डिस्पोजल मैनेजमेंट हम समझ सकते हैं कि जो इसके कैसे मतलब जो भी गंदा पानी या गंदा जो वेस्ट आ रहा है ह्यूमन का, वो एक जाके नल में अटैच हो जाता है, ठीक है, सेप्टिक टैंक में अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। मतलब ये आपको मैं सेप्टिक टैंक के अंदर बताऊंगी कि किस तरीके से जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से कंप्लीट डिग्रेड मतलब ख़त्म होता है, उसके बाद उसको हम कैसे सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वो कैसे एक साइकिल बनती है। तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एक्सरेटर डिस्पोजल होता क्या है। एक्सक्रीटा डिस्पोजल मतलब होता है कि जो भी एक्सक्रीटा ह्यूमन के जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फीसेस, फीसेस मतलब किसी यूरिन या फिर किसी ह्यूमन बीइंग ने कोई फीसेस यहाँ पे खुले में कर दिया, प्रॉपर उसका सैनिटेशन नहीं हुआ है, तो फ्लूइड्स के थ्रू, फिंगर के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू या फील्ड या फ्लोर के थ्रू क्या हो गया, वो फूड में ट्रांसफ़र हो गया। अगर उसको रोक दिया गया, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये बैरियर है, अगर उसको रोक दिया गया तो वो नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अगर हमने नहीं बैरियर किया तो वो फूड तक पहुँचेगा और फूड के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उससे थ्रू वो एक नया फ्यूचर विक्टिम पैदा होगा, मतलब एक पेशेंट के रूप में जो भी उसको यूज़ कर रहा है वो क्या होगा, पेशेंट बन जाएगा, उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। इस तरीके से क्या होता है, डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, एक से दूसरे में होता है, ये अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया तो, ठीक है। अब कुछ मेथड है ना, कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटा और सॉलिड वेस्ट और जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन एक्सक्रीटा है उनको कैसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो मेथड फॉर अनसीवेड एरिया, अनसीवेड मतलब जहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं है, सीवेज मतलब प्रॉपर ड्रेनिंग के जो पाइप्स वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं है, और हमको वहीं पर जहाँ पे ड्रेनेज हो रहा है वहीं पे हमें क्या करना है, मतलब वहीं पे ही उनका डिस्पोज कैसे करना है। तो कौन कौन से तरीके हैं वो ये बता रहे हैं। फर्स्ट है सर्विस टाइप लैट्रिन, नॉन सर्विस टाइप, इसमें अलग अलग टाइप है, बोर होल, डगवेल, वाटर सील टाइप, ठीक है, सेप्टिक टैंक और एक्वा प्राइवी, ठीक है। हम वन बाय वन एक एक बाय सबको समझते हैं कि होता क्या है। तो जो सर्विस टाइप या कन्वर्जेंसी सिस्टम जो होता है, सर्विस टाइप मतलब होता है पुराने टाइप में होता था कि जो भी वॉशरूम यूज़ कर रहा है वो एक जस्ट
उसमें कोई सीवेज नहीं है, मतलब कोई पाइप वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा इस डायग्राम में। जस्ट आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ कोई एक सीट है और उसके नीचे एक बकेट है, ठीक है। उस पर आपको बकेट, उसमें मतलब आपको नॉर्मली स्टूल पास करना और उसके बाद उसको कोई जो पर्सन है, सर्विसमैन है या कोई भी पर्सन है, उसको डिस्पोज करेगा। तो ये बहुत पुराना मेथड है और उसको कोई आजकल यूज़ नहीं करता है। ये टेम्प्रेरी मेथड है, उसको हम सर्विस टाइप कहते हैं या कन्वर्जेंसी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग करेगा या फिर ब्यूरियल, मतलब खड्डा खोद के या शैलो टेंसिल डाल के उसको बंद कर देगा। इस तरीके से यूज़ किया जाता था सर्विस टाइप में, ठीक है। अब नॉन सर्विस टाइप मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट हमने एक्सीटा एक्सीटा जो भी वेस्ट है वो निकाला और वो क्या हुआ इस ऐसे लैट्रिन के अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके फिर वो क्या होता है, जो अंदर ड्रेनिंग सिस्टम है उधर जाके वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जो बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और वो उनको क्या ख़त्म कर देते हैं और फिर हमारे लिए, हेल्थ के लिए और एनवायरमेंटल के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसका हैज़ार्डस नेचर। तो ये लैट्रिन जो बनी हुई है वो अलग अलग नेचर की होती है। तो फर्स्ट है बोरहोल लैट्रिन, जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बोर है, मतलब एक डक बना हुआ है और दोनों तरफ उसको फुट रेस्ट बने हुए हैं, ठीक है। इसकी जो डेप्थ होती है 4 to 8 मीटर या फिर 6 मीटर तक होती है और सर्कुलर जो डायमीटर होता है 30 to 40 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है पिट लैट्रिन, डगवेल लैट्रिन होती है, जिससे कि अलग अलग टाइप की लैट्रिन दी गई है कि जो पुराने टाइप में किस तरह बनी हुई थी, है ना। और जो पिट लैट्रिन होती है, डगवेल लैट्रिन, मतलब वही सेम तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा कि जस्ट एक डग बना दिया गया, मतलब एक गड्ढा टाइप बना दिया है, ठीक है। और एक उसके नीचे क्या कर दिया, एक सरफेस बना दी कि ड्रेनिंग सिस्टम रख दिया है, जो जहीं वहाँ जाके ही वो ड्रेनेज होता है और वहीं पे उसका कंप्लीट वही सब चीज़ें जो होती है, मतलब यहाँ ये क्या अनसीवेड एरिया है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक बना दिया गया है, एक ओपन फील्ड बना करके एक प्रॉपर तरीके से एक ड्रेनिंग सिस्टम बनाकर उनको वहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पिट लैट्रिन है, ठीक है। और फिर है वाटर सील लैट्रिन। वाटर सील लैट्रिन भी क्या है, बस सेम वही चीज़ होती है, बस इसमें क्या होता है, एक वाटर सील टैंक अलग होता है और एक लैट्रिन का टाइप अलग होता है, बस इसमें ये डिफरेंस है। बाकी पिट लैट्रिन और वाटर सील टाइप लैट्रिन सेम सिमिलर ही होता है कि इसमें भी एक ड्रेनेज नीचे की साइड होता है, ऊपर लैट्रिन का होल होता है। इस तरीके से ये अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेप्टिक टैंक। जो अब आप सब जगह ड्रेनेज देख रहे हैं, डग है, उसको हम सेप्टिक टैंक कहते हैं। जो आपने अभी तक जो ऊपर डायग्राम में देखे हैं कि जो नीचे जो ड्रेनेज बना हुआ है ना, उसको हम जो नीचे जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक टैंक कहते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े जगह पे जो सीवेड एरिया आए हैं, मतलब जगह जगह पाइप लगे हुए हैं, तो उन पाइप के थ्रू क्या होता है, सेप्टिक टैंक के अंदर सारा मटेरियल आता है और यहीं से होके फिर जो भी सारा गंदा मटेरियल है वो यहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन जो अनसीवेड एरिया है उसके जस्ट नीचे ही बना दिया जाता है खड्डा खोद के और ऊपर लैट्रिन का एक सीट बना दी जाती है। जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो सेप्टिक टैंक इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद इसका डिग्रेडेबल होता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब एक ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा। उसके बाद ही क्या बनता है, स्लज बन जाता है। जो नीचे जो इकट्ठा हो रहा है उसको हम स्लज बोलते हैं। फिर जो वेस्ट वाटर ऊपर इकट्ठा होता है, ठीक है, और स्कम जो मतलब जो फैटी मटेरियल है वो स्कम में कहलाता है। और इस तरीके जो वेस्ट वाटर है वो तो क्या करता है, आउटलेट आपको इस साइड दिख रहा है एरो, ब्लू एरो, तो वो इधर की साइड जाकर वो क्या कर लेता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो स्लज बनता है वो स्लज क्या होता है, जो वेस्ट गंदा हमारा ह्यूमन बॉडी का गंदा मटेरियल है वो यहाँ स्लज के अंदर आ जाता है। अब स्लज का किस तरीके से ये इसका मतलब गंदा मतलब क्या होगा इसमें कि ये बिल्कुल ही ख़राब, मतलब सही हो जाएगा, मतलब तो कैसे होता है इसमें कि जो भी इसके अंदर क्या होते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, धीरे धीरे पैदा होने लग जाते हैं। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और उनको जो भी इसके अंदर जो गंदा मटेरियल है, गंदा इन्फेक्टेड है, उसको ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अंदर ही इसका कंप्लीट क्या हो जाता है, कम्प्लीटली इसका मतलब रिमूव हो जाता है गंदगी, ठीक है, रिटेंशन टाइम के दौरान। इस तरीके से ये पूरी तरीके से क्या करता है, सेफ़ एक सेप्टिक टैंक है जहाँ से ह्यूमन एक्सीटा का डिस्पोज हो जाता है। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि सेप्टिक टैंक क्या होता है। एक सेप्टिक टैंक क्या होता है, एक वाटर कैरी सिस्टम होता है, सैनिटेशन सिस्टम होता है, जो क्या होता है, एक इनलेट और आउटलेट दो पाइप दिए गए हैं और इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू ना जो भी स्लज है उसका डिकम्पोजिशन होता है, कंप्लीट जो ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है उसको
धीरे धीरे पार्शली कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे पीरियोडिकली क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट में बताती हूँ कि आगे क्या है। जैसे आपको ये डायग्राम दिया गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट फर्स्ट पैरा में लिखा है रॉ सीवेज, फिर फिल्ट्रेशन, फिर प्राइमरी सेटिंग। मतलब जो गंदगी आ रही है वो पहले मतलब गंदा मटेरियल आ रहा, मतलब गंदा मटेरियल आ रहा वो सीवेज के द्वारा, है ना, पहले उसकी प्राइमरी सेटिंग होगी। मतलब जो भी गंदा मटेरियल है जो ग्रिड के द्वारा रोक लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। मतलब उसको फिर एरेशन टैंक में जाता है, फिर सेटलिंग टैंक में जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो सेटलिंग हो जाएंगे। ठीक है, और एरेशन मतलब जो कि वाटर, गंदा वेस्ट वाटर, वो एरेशन टैंक में होते हुए सेकेंडरी सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो एक्टिविटी स्लज मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो एक्टिवेट होकर एनारोबिक स्लज, मतलब जो भी एनारोबिक मतलब जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा स्लज को खा लिया जाता है, डाइजेस्टर किया जाता है। उसके बाद उसको क्या हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं उनको, एक बायोगैस बन सकता है बर्निंग में, लैंड फिलिंग में, इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो पानी बचा है उसको रिवर में वो चला जाता है। इस तरीके से ये जो भी सेप्टिक टैंक के अंदर हो रही गतियाँ, मतलब किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्पोज हो रहा है सब जगह, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब सीवेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया कि सीवेज में जो आ रहा है गंदा वो सेप्टिक टैंक में कैसे होता है। सुलेज मैनेजमेंट, जो भी गंदा पानी हो रहा है उसको कैसे मैनेजमेंट हो रहा है वो मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट बता ही दिया है। ठीक है, सेप्टिक टैंक के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और पिट लैट्रिन क्या होती है वो डायग्राम के साथ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ज़्यादा आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ही है, और बस यही है। और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।